51 क्वेश्चन है, प्रावैधता का एसआई मात्रक क्या है? तो जो प्रावैधता का जो एसआई मात्रक है, प्रावैधता का एसआई मात्रक है वो क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी? तो परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 52 नंबर, दूरी दोगुनी करने पर बल क्या होगा? इफ डिस्टेंस इज डबल व्हाट हैपन टू फोर्स? जैसे आप दूरी को क्या करते हैं? दुगुनी करते हैं, मतलब आर जो है उसको आप 2r करते हैं, तो बल क्या हो जाएगा? तो जो बल होता है, जो एफ होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसी आर को आप क्या कीजिएगा? डबल कर रहे हैं, तो एफ 1 में क्या हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर, 2 जो 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4r², तो 1/4। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह कूलम के नियम से भी देखा जा सकता है। वही क्या होता है फॉर्मूला? F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में r²। यहाँ पे r का वैल्यू भी डालिएगा तभी भी 1/4 ही आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, कूलम नियतांक के का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट के? देखिए, कूलम का जो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में r² होता है। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जहाँ पे के जो होता है वो कूलम नियतांक होता है। क्या होता है? कूलम कांस्टेंट, कूलम्ब नियतांक। ठीक है, अब कूलम नियतांक का क्या होता है? मान होता है कितना? 9 × 10⁻9 फैराडे इनवर्स मीटर। या होता है यहाँ से जो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में r² है, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 में r²। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है ना, उसी का जस्ट अपोजिट के का मात्रक होता है, कूलम नियतांक का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नोट का तो जो मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक क्या हो जाता है? ऐसे मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 हो जाता है। तो जस्ट इसी का उल्टा किसका होगा? इसी का उल्टा के का होगा। जिसपे माइनस है उस पे प्लस लगाइए, जिसपे प्लस उस पे माइनस लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम इनवर्स 2 न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा? के का हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कूलम नियतांक का फैराडे इनवर्स मीटर आया है, तो उसी प्रकार का एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक लिखिएगा वो फैराडे मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, फैराडे मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। इसी प्रकार एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होती है वो होती है m इनवर्स L इनवर्स 3 × 10⁻⁴ तो जस्ट इसी का जो अपोजिट होगा वो किसका होगा? तो के का बीमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जिस पे माइनस है उस पे प्लस लगाइए, जिस पे प्लस है उस पे माइनस लगा दीजिए पावर में। ठीक है, तो जाएगा M L Q, क्या हो जाएगा? ML Q T इनवर्स 4 A इनवर्स 2। ठीक है, जस्ट हम इसका इस वाले का अपोजिट लिख दिए यहाँ पे, तो ये आपका के का बीमा हो जाएगा, मतलब कूलम नियतांक का बीमा। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्ट ये हो जाएगा कूलम इनवर्स 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है,
कूलम नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट। तो जो कूलम कांस्टेंट का जो हमको विमा बताना है, तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि एप्सिलॉन नोट का जस्ट अपोजिट होता है। एक तो तरीका ऐसे याद रखने का, एक सीधा तरीका है तो सीधा लगा दीजिए, ठीक है। तो एप्सिलॉन का बीमा जो होता है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जिस पे माइनस उस पे प्लस लगाइए, जिस पे प्लस उसमें माइनस। इसका हो जाएगा एम, माइनस से तो सीधा एम हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, टी के पावर -4 हो जाएगा, एक के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल क्यूब टी के पावर -4 एक के पावर -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नोट का, तो एप्सिलॉन नोट का जो एसआई मात्रक बताना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान भी देख लीजिए, मान जो होता है वो क्या होता है? 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो यही तो आपका एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं, कूलम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन है? नहीं है, कोई नहीं ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? ये फैराडे मीटर इनवर्स होगा। ये भी लिख सकता देखा जा सकता है फैराडे प्रति मीटर। देखिए, फैराडे प्रति मीटर है तो है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये रहता तो ये है, यदि ऑप्शन में ये रहता तो ये भी सही होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? एप्सिलॉन नोट के समतुल्य इकाई क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज। एप्सिलॉन नोट का जो समतुल्य होता है इकाई क्या होता है? तो देखिए, वो आपका हो जाता है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या एक ऐसे भी लिख सकता है फैराडे मीटर इनवर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? फैराडे प्रति मीटर। तो सिंपल सा इसका मात्रक पे ही बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो आपका हो जाता है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। देखिए, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपेक्षिक प्रावैधता क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज। देखिए, आपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलॉन आर बराबर जो होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यही आपेक्षिक प्रावैधता का फॉर्मूला होती है। तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हवा का प्रावैधतांक क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज। तो हवा का जो प्रावैधतांक होता है वो 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यही धातु का पूछ लेता, धातु का प्रावैधतांक कितना होता है? तो वो आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी। इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं का प्रावैधतांक क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल्स इज। तो धातुओं का प्रावैधतांक कितना होता है? अनंत होता है। अभी देखे हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 61 क्वेश्चन क्या है? पानी का प्रावैधतांक कितना होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज। तो वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है
वो 80 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? प्रावैधुतांक का मात्रक क्या है? वही प्रावैधुतांक मीन्स एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो फैराडे मीटर इनवर्स हो जाता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 बोला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैराडे प्रति मीटर। इसी को बोलते हैं फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी माध्यम का एप्सिलॉन आर हमेशा होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज। जो एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? एक से बड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? देख लीजिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको कहते हैं? तो किसी लंबाई पे, ठीक है, किसी लंबाई पे मतलब प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश फैला होता है उसी को हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आवेश का रैखिक घनत्व का? लेम्डा इक्वल टू प्रति एकांक लंबाई पे वितरित आवेश को आवेश का क्या बोलते हैं? रैखिक घनत्व कहते हैं। तो लेम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल हो जाता है। यहीं से हम लोग मात्रक देखेंगे तो क्यू का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम प्रति मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, रैखिक या रैखीय घनत्व का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ क्या है? रैखीय घनत्व का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 65 है, रैखीय घनत्व का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। लीनियर चार्ज डेंसिटी वही होता है जो किसी लंबाई पे आवेश फैला होता है। ठीक है, तो इसका लेमडा बराबर क्या बोलते हैं? प्रति एकांक, प्रति मीन्स बटा एकांक लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का क्या बोलते हैं? रैखिक घनत्व कहते हैं। तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन में एल हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू अपॉन में एल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मात्रा कभी देखे हैं क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। इसका बीमा क्या हो जाएगा? बीमा देख लीजिए, हो जाएगा तो ए टी एल इनवर्स हो जाएगा इसका बीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रैखीय घनत्व की बीमा क्या है? डायमेंशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। अभी देखे लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ए टी एल इनवर्स। ठीक है, ए टी एल इनवर्स। तो एल इनवर्स पहले भी लिखा जा सकता है, ए टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 67, पृष्ठीय घन पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी पृष्ठ पर मीन्स किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश फैला होता है, ठीक है,
उसी को हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर क्या हम लोग परिभाषा देते हैं इसको, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। क्यू क्या है, आवेश है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन में ए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। यहीं से इसका मात्रक निकालिएगा, तो आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा भी आप निकालिएगा, तो बीमा जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए टी और एल इनवर्स 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। अभी देखिए पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 69 क्या है, पृष्ठीय घनत्व की बीमा क्या है, डायमेंशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो अभी देखे हैं, क्या देखे हैं, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है, ए टी एल इनवर्स 2। देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, m0 एल इनवर्स 2 ए टी। कहीं पे है ए टी, ई ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, आयतन आवेश घनत्व क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो किसी आयतन पे, प्रति एकांक आयतन पे फैली हुई आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पे फैली हुई आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं हम लोग। किससे करते हैं, रो से। रो बराबर जो फॉर्मूला होती है वो क्यू अपॉन में भी। ठीक है, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, क्यू अपॉन में भी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मात्रक पूछ दे तो आवेश का मात्रक कूलम अपॉन में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, कूलम प्रति मीटर क्यूब हो सकता है। इसका यदि बीमा पूछ से तो क्या बोल सकते हैं, ए टी एल इनवर्स 3। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, आयतन घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, आयतन घनत्व क्या होता है, आवेश का आयतन घनत्व। तो किसी आयतन पर, किसी आयतन पर जो आवेश फैला हुआ होता है, वितरित होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, रो से। तो रो इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसकी बीमा जो हो जाएगी ए टी एल इनवर्स 3 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है, ठोस गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर इज। देखिए कोई गोला है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर होगी। तो इस पे आवेश वितरित है किसी गोले पे, ये वृत्त नहीं समझिए, कोई क्या है, कोई गोला है, स्फीयर है। तो इस पे क्या है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब वितरित है, फैली हुई है। तो इसका क्या होगा, आयतन घनत्व क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में वी।
आवेश का आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में वी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। तो यहीं से रो इक्वल टू जो आ जाएगा क्यू का क्यू रहेगा, लेकिन अब गोले का आयतन आना चाहिए आपको पता क्या होता है गोले का आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको यहाँ पे हम बड़ा सा यार लिखते हैं, तो आर क्यूब। यदि ये ऑप्शन में है तो ये सही हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये रहेगा रो इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 क्यू अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? क्या है? तो देख लीजिए, ऑप्शन है कूलम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E इक्वल टू जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, यहीं से मात्रक हम निकालते हैं, एफ का मात्रक न्यूटन बटा आवेश का मात्रक कूलम। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। या यहीं से विद्युत विभव और ई में संबंध होता है माइनस dv अपॉन में dx करके। ठीक है, तो यहीं से v को वोल्ट हम लोग बोलते हैं, अपॉन में x मीन्स दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो जाएगा, एक तो होगा NC इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कूलम जो मात्रक है वो आपका आवेश का होता है, किसका होता है, आवेश का। न्यूटन जो मात्रक होता है वो आपका बल का हो जाता है। ठीक है, वोल्ट जो मात्रक होता है वो आपका विभव या विभवांतर का हो जाता है। ठीक है, विभवांतर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या है? What is the dimension of इलेक्ट्रिक फील्ड? अब देखिए हमको फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन में क्यूब, मतलब एफ अपॉन में क्यूब। ठीक है, यहाँ से जो एफ का जो बीमा हो जाता है वो क्या हो जाता है, MLT इनवर्स 2 हो जाता है, और आवेश का बीमा क्या रहता है, 80 रहता है। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो एम एल हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमा आ जाएगा MLT इनवर्स 3 ए इनवर्स, MLT इनवर्स 3 ए इनवर्स। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 है, खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज, मतलब किसी खोखला गोला है, ठीक है, इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होती है वो क्या होती है, 0 होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही इसके सतह पे पूछ लिया जाता, तो सतह पे जो होती है वो E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर होती है, आर स्क्वायर होती है। क्या होती है, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर 0 हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। ऑप्शन ए है क्षेत्र की प्रबलता, ऑप्शन बी है दिशा, ऑप्शन सी है आवेश की प्रकृति, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो क्षेत्र की प्रबलता भी बताती है, मतलब स्ट्रेंथ भी बताती है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होती है तो ये मजबूत विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता को शो करती है। यदि विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर होती है तो ये कमजोर विद्युत क्षेत्र को शो करती है। ठीक है, ये दिशा को भी बताती है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, कैसे? विद्युत क्षेत्र रेखा पे किसी पॉइंट पे हम स्पर्श लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपका क्या बता देती है? डायरेक्शन को बता देती है, डायरेक्शन को। और आवेश की प्रकृति को भी बता देती है। देखिए, कोई आवेश प्लस में है, ठीक है, तो उसे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या करती है? निकलती है। तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा चार्ज है वो प्लस है। यदि कोई चार्ज माइनस है तो उस पे विद्युत क्षेत्र रेखा समाप्त होती है, आती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी बात समझ गए कि विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा किधर से किधर होती है? तो प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 77। कौन सी राशि सदिश है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है धारिता, ऑप्शन सी है विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी है आवेश। तो जो सदिश राशि होती है वो है आपका ऑप्शन सी, विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये जो विद्युत विभव है ये आपका अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 78 है, ई और भी के बीच संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ई और भी के बीच जो संबंध होता है माइनस डी भी अपॉन में डी एक्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या हो जाता है? ई इक्वल टू माइनस डी भी अपॉन में डी एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 है, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसी को थोड़ा और के का मान लिखते हैं तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहीं से के का वैल्यू भी आता है 9 × 10⁻⁹ फैराडे इनवर्स मीटर हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कंडक्टर सरफेस इज। ठीक है, किसी सरफेस पे जो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो क्या होती है? तो ये आपका 90 डिग्री होती है। ठीक है, क्या होती है? लंबवत होती है या 90 डिग्री होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 81 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आघूर्ण का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपको विद्युत द्विध्रुव विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव देख लीजिए। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है? विद्युत द्विध्रुव बराबर परिमाण परंतु विपरीत आवेश कम दूरी पर अल्पतम दूरी पर होते हैं तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। मतलब देखिए, बराबर परिमाण प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू, मतलब यहाँ पे 10 माइनस होगा तो वहाँ पे प्लस 10 होगा। ठीक है, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं? तो किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी का मात्रक पूछा है
तो आवेश का मात्रक कूलम होता है और उसके बीच जो लंबाई होता है उसका मात्रक मीटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम मीटर हो जाएगा। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आपका बीमा पूछ देता तो आपका हो जाता ए टी एल। आवेश का मात्रक ए टी, लंबाई का मात्रक एल। आवेश का बीमा ए टी और लंबाई का बीमा एल, ए टी एल हो जाता। ठीक है, चलिए यदि यहाँ से क्वेश्चन एक और भी क्या बनेगा कि बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है -q से +q की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो विमा होती है वो क्या हो जाती है, ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्मूला होती है P इक्वल टू क्या होती है 2QL। ठीक है, इसका मात्रक होती है कूलम्ब मीटर। इसका जो बीमा हो जाएगी यहाँ से भी निकाला जा सकता है, कूलम्ब का बीमा AT और लंबाई का बीमा L, ATL। इसी को सही फॉर्मेट में ऐसे भी लिखा जाता है M0 LTA। ठीक है, या 11 भी इस पे लिखा जा सकता है। तो ये आपका बीमा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, टॉर्क ऑन डाइपोल, मतलब किसी डाइपोल पे, मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव पे जो टॉर्क फोर्स लगेगा वो क्या होगा। देखिए जब किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं ना, किसी विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पे नेट जो फोर्स होता है, नेट फोर्स वो जीरो हो जाता है। नेट फोर्स वो जीरो हो जाता है। इसमें एक नया बल उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। क्या होती है, पीई साइन थीटा। यहीं से साइन थीटा को हटाते हैं तो पी क्रॉस ई हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पी क्रॉस ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल इज। जो विद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो U इक्वल टू -P cos थीटा हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य क्या है, वर्क डन बाय अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसको रखते हैं, किसी डाइपोल को रखते हैं, एक -q एक +q डाइपोल को रखते हैं, मतलब द्विध्रुव को रखते हैं, तो उसको थीटा, ठीक है, थीटा घुमाने में कितना वर्क डन होगा उसमें। तो किया गया इसका मतलब थीटा घूमने में इसका जो कार्य होगा वो W इक्वल टू PE 1 - cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू PE 1 - cos थीटा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 86 है, किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को 0 से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, 0 से 180 डिग्री बता रहा है। तो अभी देखें W इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, PE 1 - cos थीटा, या एक ये भी होता है W इक्वल टू PE cos थीटा 1 - cos थीटा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री है तो इसका आंसर यहाँ पे 1 मान लिए हैं, क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहीं से W इक्वल टू पी रहने देते हैं 1 - cos थीटा की जगह पे 180 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए W इक्वल टू पी हो जाएगा और cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आपका -1 हो जाता है। ठीक है, तो W इक्वल टू PE क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
टू हो जाएगा तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इंटू टू, तो W इक्वल टू 2 PE हो जाएगा। ठीक है, W इक्वल टू 2 PE हो जाएगा, तो W इक्वल टू 2 PE यही ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य क्या है, एक क्या है, 2 PE है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 87, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी भी एरिया से गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी तल के अविलंबित गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, इसका मात्रक देखिएगा तो ई का मात्रक एन सी इनवर्स होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एन सी इनवर्स मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये मात्रक तो दिया हुआ है ही नहीं है। ठीक है नहीं है, तो दूसरा का मात्रक जो होता है वो आपका हो जाता है वोल्ट मीटर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जो विद्युत फ्लक्स जो होती है कौन सी राशि होती है, तो ये आपका अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, विद्युत फ्लक्स की बीमा है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। मतलब विद्युत फ्लक्स का आपको बीमा बताना है, तो फॉर्मूला अभी हम देखे हैं, फाई इक्वल टू क्या होती है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होती है। ठीक है, यहाँ से आपको ई का बीमा पता है होगा, और ए मीन क्षेत्रफल का बीमा तो एल स्क्वायर होता है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं फ्लक्स का बीमा। तो चलिए हम लोग ई देख लेते हैं, यदि याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, नहीं याद है तो हम लोग ई का बीमा देख लेते हैं। ई का फॉर्मूला होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू होती है। तो एफ का जो बीमा होती है ML T−2 हो जाती है, और क्यू मीन्स आवेश का बीमा हो जाती है AT। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ई मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो जाती है ML, T ऊपर जाएगा तो T−3 A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फाई का चाहिए बीमा, तो फाई का बीमा चाहिए तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या निकल गया, ML T−3 A इनवर्स, और इनटू ए मीन्स क्षेत्रफल का बीमा होती है एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ML³ T−3 A इनवर्स आ जाएगा, ML³ T−3 A इनवर्स, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 है, गॉस का नियम है, गॉस लॉ इज, गॉस लॉ क्या कहता है, क्या तरह कहता है, किसी गोलीय तल या किसी बंद तल में जो आवेश उपस्थित है उसके द्वारा जो उत्पन्न फ्लक्स होगा उस आवेश के 1/ε0 गुना होगा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में ε0। ये गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला है, क्यू अपॉन में ε0। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या है, किसी समतल चालक चादर के पास विद्युत क्षेत्र होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन कंडक्टिंग सीट इज। देखिए ये मान लीजिए ये सीट है, ये चादर है, प्लेन चादर। ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये कैसा है, चालक है, कैसा है, चालक। ठीक है, दोनों बगल चार्ज होगा, तो चालक चादर के कारण कुछ दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। किस कंडीशन में, जब ये कैसा हो, चालक हो, क्या हो, चालक हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कुचालक हो जाए, कुचालक रहे,
कुचालक, ठीक है। तो जब कुचालक चादर है तो इससे r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हो जाती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इस बातों को ध्यान में, चालक में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यदि कुचालक चादर रही तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आपका 91 क्वेश्चन क्या है, अनंत तार के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट वायर इज, किसी इनफाइनाइट वायर के लिए, मतलब किसी अनंत लंबाई के तार के लिए, ठीक है, कुछ दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लीजिए इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या होती है। तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है, अक्षीय स्थिति में होती है 2 kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब, ठीक है। ऐसे लिखे तब, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, E इक्वल टू के को लिखे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर अपॉन में r क्यूब, ठीक है। तो देखिए 2p वेक्टर अपॉन में r क्यूब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन इज, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको बताना है, हमें निरक्षीय स्थिति पे आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो जो निरक्षीय स्थिति पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब होती है, ठीक है। kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब, इसी को k का मान लिखिएगा 1 अपॉन में 4 पाई वाला, जो k का को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर अपॉन में r क्यूब, ये भी लिखा जा सकता है। देखिए E इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में r क्यूब, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, अक्षीय और निरक्षीय तीव्रता का अनुपात क्या है, मतलब अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना है। तो देखिए अक्षीय पहले बताया, तो अक्षीय का क्या फॉर्मूला होती है, हो जाती है आपका 2kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब होती है, और अपॉन में निरक्षीय का क्या होती है, अक्षीय का तो ये हो गया, निरक्षीय का क्या होती है, तो निरक्षीय का होती है kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब से r क्यूब कटेगा, p से p कट जाएगा, k से k कटेगा, 2/1 आया, तो इसी को लिख सकते हैं 2:1, मीन्स अक्षीय और निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 2:1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज, देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं, तो बराबर परिमाण परंतु विपरीत आवेश के दो आवेश जब कम से कम दूरी पे होती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताना है, तो जो विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण का दिशा होती है वो किधर से किधर होती है, तो माइनस से होती है प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, विद्युत द्विध्रुव की आघूर्ण का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, उनके आवेश का परिमाण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच के
दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसी को P वेक्टर इक्वल टू 2QL भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यहीं से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी आता है। मात्रक क्या होता है? मात्रक जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, ये आपका हो जाता है कूलम मीटर हो जाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक क्या होता है? तो CGS मात्रक जो होता है आपका डी बाई होता है। क्या होता है? डी बाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 96 है। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, देखिए विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण दोनों अंतर है, दोनों का दिशा आप लोग याद करके रखिएगा, दोनों का अपोजिट होता है। यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती है, प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती है, और जाती कहाँ पे है? माइनस पे। कहाँ जाती है? माइनस पे, माइनस पे जाती है। प्लस से निकलती है, जाती कहाँ पे? माइनस। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो माइनस क्यू प्लस क्यू से कहाँ पे? माइनस क्यू की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋण से धन की ओर। इसका आंसर धन से ऋण की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यही पूछते विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो ऋण से धन की ओर। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछे तो धन से ऋण की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 97। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की स्पर्श रेखा किसे दर्शाती है? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स। जो विद्युत क्षेत्र रेखा पे अब जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो आपका डायरेक्शन को बताती है। किसको बताती है? डायरेक्शन को, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के दिशा को बताती है या क्षेत्र की दिशा को बताती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे शुरू होती है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो प्लस आवेश से शुरू होती है। कहाँ से होती है? प्लस आवेश से शुरू होती है। ठीक है, प्लस आवेश से शुरू होती है, जाती कहाँ पे है? तो माइनस पे जाती है। यही क्वेश्चन है, समाप्त कहाँ होती है? तो माइनस पे होती है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखा किससे शुरू होती है? तो आपका धन आवेश से शुरू होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है। एक बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए बंद कोई तल है, कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, उसमें आपका एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव का परिमाण होता है, किसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव? तो बराबर परिमाण का दो आवेश होगा, लेकिन उनका आवेश अलग अलग होगा, विपरीत होगा। ठीक है, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। एक 10 तो एक दूसरा का -10। ठीक है, दो आवेश है, दो आवेशों को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका गॉस का नियम लगता है। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का प्रमेय, तो किसी बंद तल के अंदर उपस्थित आवेश कितना जो फ्लक्स होगा 1/ε0 गुना होगा, यही बताता है। विद्युत फ्लक्स कहता है कि टोटल आवेश को जोड़ दीजिए और ε0 से भाग दे दीजिए। देखिए तो टोटल आवेश कितना? एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है द्विध्रुव में, तो टोटल आवेश को हम लोग जोड़ते हैं एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और अपॉन में ε0 से भाग दे देते हैं। तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा? घट के 0 हो जाएगा, अपॉन में ε0, तो भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? किसी आवेशित चालक के बहुत नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। यहाँ से याद कीजिएगा इसमें क्या कहा गया है? चालक कहा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टर इज, क्या कहा गया? कंडक्टर।
चालक। देखिए कोई चालक है, चादर है, ठीक है, ठीक है, इस पे कोई आवेश है मान लेते हैं, आवेशित है, लेकिन कैसा है ये, चालक है, ठीक है, ये चालक है। तो चालक के कारण इससे कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है आपका, तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट हो जाती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यही आपका कुचालक चादर कह दे, कुचालक सीट कह दे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका, कुचालक सीट कह दे, तो इसके लिए जो आपका कुछ दूरी पे जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये आपका क्या है, कुचालक है, कुचालक है, ठीक है। आपका 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा। इफ अ स्फीयर हैज चार्ज्ड 10 माइक्रोकूलम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट्स सरफेस इज, मतलब यही है कि कोई यदि गोला है आसपास मान लीजिए उस पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, क्यू का वैल्यू दे देले है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, तो आपको बताना है विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझने वाली, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, यूपी बोर्ड में भी, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो लगाएंगे ही, लेकिन थोड़ा समझना होगा इस बातों को। सबसे पहले 10 माइक्रोकूलम है, इसको डायरेक्ट कूलम में बदलते हैं, 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम, ठीक है। माइक्रो को 10 के पावर -6 लिख दिए, इसी को हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 1 और 10 के पावर -6, ये हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलम, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसका वैल्यू कितना होता है पता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है, 9 गुने 10 के पावर 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई को उधर भेज दीजिए, तो 4 पाई गुने 9 और गुने 10 के पावर 9, ठीक है। तो यहाँ से 1 अपॉन में जो एप्सिलॉन नोट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 चौका 36 पाई गुने 10 के पावर 9, ठीक है। ये आपका 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट का वैल्यू आया। तो चलिए इसी का कमाल है, देखिए कैसे आएगा। फाई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट, बटा में है तो ऐसा तो लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है जरूर। तो फाई को फाई रहने देते हैं, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 के पावर -5, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट को लिख सकते हैं 36 पाई गुने 10 के पावर 9। देखिए 1 अपॉन में एप्सिलॉन नोट है यहाँ पे, उसको लिख दे 36 पाई गुने 10 के पावर 9, तो फाई इक्वल टू जो आ जाएगा 36 पाई रहेगा और 10 के पावर 9 में से 5 घट जाएगा, तो जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 10 के पावर 4, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए 36 पाई गुने 10 के पावर 4 कहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑप्शन देखिए, एक दूसरे को काट सकती है, नहीं ये नहीं हो सकती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, हाँ इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
आगे देखिए, सदैव बंद वक्र होती है, नहीं ये भी गलत है। ऋणात्मक आवेश से शुरू होती है, नहीं। विद्युत जो क्षेत्र रेखा होती है वो कैसा आवेश से चालू होती है, धनात्मक आवेश से निकलती है, जाती कहाँ पे है, ऋणात्मक आवेश पे, ठीक है। धनात्मक से निकल के ऋणात्मक पे जाती है। तो शुरू कहाँ से होती है, शुरू धनात्मक से होती है, ठीक है। और समाप्त कहाँ पे होती है विद्युत क्षेत्र रेखा, ऋणात्मक आवेश पे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 103 नंबर क्वेश्चन है, समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब P और E के बीच का कोण होता है। देखिए, जब आप विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखिएगा, विद्युत क्षेत्र में रखिएगा, तो उस पर बल आघूर्ण लगता है जिसका मान होता है PE साइन थीटा, ठीक, PE साइन थीटा होता है, ठीक है। तो उस पर कब अधिकतम बल लगेगा ये बताना है, ठीक है। कब लगेगा, जब उसके बीच थीटा का मान कितना होगा। तो अधिकतम जो बल लगता है जस्ट साइन 90 डिग्री पर लगेगा। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE और साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो PE इंटू साइन 90 का वैल्यू 1। तो जो टाउ का जो वैल्यू अधिकतम होगा वो कितने डिग्री पे होगा, 90 पे होगा। और न्यूनतम कितने डिग्री पे होगा, ये आपका 90 पे अधिकतम हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है। गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, ऑप्शन है केवल गोलीय सतह, ऑप्शन बी है किसी भी बंद सतह, ऑप्शन सी है केवल समतल सतह, ऑप्शन डी है खुली सतह। तो जो गॉस का जो नियम होता है वो एप्लीकेबल किसके लिए होता है, तो एनी क्लोज सरफेस के लिए, मतलब किसी बंद तल के लिए होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लोज सरफेस होना चाहिए। स्फेरिकल है ऐसा नहीं, सिर्फ स्फेरिकल के लिए नहीं, ये क्लोज होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन है, यदि विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल A के बीच का कोण थीटा हो तो फ्लक्स का मान होगा, ठीक है। ये फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किसी तल के अभिलंबत गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहीं से विद्युत क्षेत्र रेखा E और तल का एरिया A है, तो उसके बीच थीटा एंगल है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फार्मूला फाई इक्वल टू EA कॉस थीटा, यही फार्मूला होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, EA कॉस थीटा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक याद होगा, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाता है, ठीक है। या इसी का हम लोग मात्रक बोल देते हैं वोल्ट मीटर भी कह देते हैं विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या R के एक गोले के केंद्र पर Q आवेश स्थित है। यदि त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए और आवेश को आधा कर दिया जाए तो नया विद्युत फ्लक्स होगा। A charge Q is placed at the center of a sphere of radius R. If radius is doubled and charge is halved, the new electric flux will be। देखिए, जब हम किसी गोले के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर हम चार्ज को रखते हैं, किसी आवेश को, तो वो गॉस का नियम प्रमेय लग जाता है, गॉस का फॉर्मूला लग जाता है, गॉस लॉ लग जाता है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल आवेश को जोड़ दीजिए और एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दीजिए, यही गॉस लॉ कहता है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई स्फीयर है, उसकी त्रिज्या R है, क्या है, और इसके बीच में कोई आवेश क्यों रखा गया है। देखिए, जो विद्युत फ्लक्स है वो त्रिज्या पे तो निर्भर नहीं करता है, ठीक है, वो किस पे, ये चार्ज पे निर्भर करता है। तो यहाँ बताया गया कि जो चार्ज है ना, पहले तो चार्ज क्यों था, अब चार्ज को क्या कर दिया गया, पहले तो ये विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, अब चार्ज को जो क्यू जो था उसको क्या कर दिया गया, वो आधा कर दिया गया, जो क्यू है वो Q/2 हो गया,
अब बताइए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो क्यू के जगह पे Q/2 रख देते हैं, तो फाई इक्वल टू, ये आपका पुराना वाला विद्युत फ्लक्स है, क्या है पुराना वाला। देखिए, तो क्यू के जगह पे क्या रखे, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू का क्यू रहेगा अपॉन में, टू नीचे आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, नया विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। त्रिज्या का कोई त्रिज्या मायने ही नहीं रखता है, तो हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, वायु में स्थिर इकाई धनावेश मतलब +1 कूलम से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन एयर इज, सिंपल क्या है इसका क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर क्या कितना 1 कूलम चार्ज रखा गया है, कितना 1 कूलम का चार्ज रखा है, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 1 कूलम दे दिले। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/में एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू दे दिले है 1, तो 1/में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स हो जाएगा, यही टोटल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित कुल आवेश का होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज मल्टीपल बाय, क्या है किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर जो कुल विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है। तो यही गॉस का नियम क्या कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो टोटल आवेश का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, तो यही 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आवेश का 1/में एप्सिलॉन नॉट गुना, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। देखिए यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, -4 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है, विद्युत फ्लक्स निकालना है कोई बंद सरफेस में, कोई क्लोज सरफेस में कोई चार्ज है, तो टोटल चार्ज को आप जोड़ दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, फाई इक्वल टोटल चार्ज को जोड़ते हैं 3 प्लस क्या हो जाएगा, देखिए 3Q माइनस 4Q प्लस 2Q, क्या हो जाएगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई इक्वल टू 3Q 2 5, 5 में से 4 घट गया तो 1Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो फ्लक्स होगा, 1Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1Q अपॉन में एप्सिलॉन, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 110 है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। देखिए निरक्षीय स्थिति मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, ये आपका डाइपोल हो गया -Q + Q, इससे डायरेक्ट r दूरी पर परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई P पॉइंट होता है उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो वो आपका कैसा हो जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाता है। देखिए ये आपका प्लस है और ये आपका क्या है, ये आपका प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, रिपेल करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षित करेगी, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर बीच में आएगा आर, मतलब इसका जो नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर की ओर होगी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस से क्यों होती है, इधर क्यों होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उधर होगी, तो दोनों के क्या हो जाएगा, मतलब
इधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर की ओर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, मतलब विपरीत होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यही आपका अक्षीय में पूछ देता, एक्सियल पोजीशन पे। देखिए एक्सियल पोजीशन पे जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसी से कुछ दूरी पर हम लोग बढ़ाते हैं एक पॉइंट पी अक्ष पे ही, तब इस पे कहाँ होती है विद्युत, नेट विद्युत क्षेत्र। देखिए प्लस है, प्लस प्लस वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर की ओर, और माइनस वाला क्या करेगा माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें से जो घट जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, वो अक्ष के मतलब विद्युत द्विध्रुव और जो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के दिशा में होती है। ठीक है, तो ये आपका एक्सियल पोजीशन पे होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।